Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the second video of explanation of spherical coordinate system. पिछले वीडियो में हमने जो कंटेंट कवर किया था मैं उसको एक बार जल्दी से यहाँ पे एक रिवाइज करवा दूँ। हमने देखा था कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। हमें पता चला था कि तीन कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा और फाई की मदद से पॉइंट को डिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि किस तरीके से आप डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं और ये डिस्कशन हुआ था कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से जो हमने प्रोजेक्शन वाला मेथड बनाया है उसमें प्लॉट करना इतना आसान नहीं है। एक और चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो हमने देखी थी कि आर कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट और फाई कांस्टेंट सर्फेसेस कैसी दिखती हैं, ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। और आखिरी बात हमने ये देखी थी कि ये सर्फेसेस 3D इनके व्यूज़ कैसे बनते हैं। आर कांस्टेंट स्फीयर बनता है, थीटा कांस्टेंट जो बनता है वो एक कॉन की स्ट्रक्चर बनता है 3D में, और फाई कांस्टेंट जो है वो एक रेडियल प्लेन के फॉर्म में बनता है। ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये डिस्कशंस हमारी हो गई थी लास्ट वीडियो में। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरसेक्शन से क्या होता है। इन जो हमने सर्फेसेस बनाई थी लास्ट टाइम, उन सर्फेसेस को आपस में इंटरसेक्ट करवाएं तो क्या चीज़ क्रिएट होती है। हमें पता है कि जब भी दो सर्फेसेस इंटरसेक्ट करते हैं तो या तो कोई लाइन क्रिएट होती है या कर्व क्रिएट होता है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास आर कांस्टेंट सरफेस हो और थीटा कांस्टेंट सरफेस हो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनता है, इंटरसेक्ट क्या बनता है इनका। दिस इज़ आवर क्वेश्चन। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्फेयर है ये, जिसका आर कांस्टेंट है। लेट्स से इसकी आर की वैल्यू मैंने जो रखी है वो 3 यूनिट्स रखी है। आप देख सकते हैं ये 1, 2 और 3 यूनिट्स वाई एक्सिस पे भी आपको राइट और लेफ्ट पे नज़र आएगा। जी एक्सिस पे भी है 1, 2। मैं यहाँ पे लगाना नहीं चाह रहा, डायरेक्टली 3 पे लगाता हूँ। यहाँ 3 पे नज़र आएगा। बॉटम पे भी जी एक्सिस पे -3 पे नज़र आएगा। एक्स एक्सिस में मैंने आपको बताया है जैसे कि पहले कि जो एक्स एक्सिस है, ये जो एलिप्स है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर इस स्फीयर को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर अगर आप 3 यूनिट्स मेजर करेंगे तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। ये जो डॉटेड एलिप्स है ये एक्स एक्सिस से जहाँ कट रहा है वहाँ पे 3 यूनिट्स बनेंगे। इसी तरह पीछे वाली साइड पे जहाँ पे डॉटेड एलिप्स, डैश्ड लाइन से एलिप्स बना हुआ है, ये जहाँ पे पीछे एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे एक्स एक्सिस का -3 यूनिट होगा। तो इस तरह से ये स्फेयर बन गया r = 3 रेडियस का। इसके बाद हमारे पास ये हमारा कांस्टेंट r कांस्टेंट सरफेस हो गई। दूसरी कांस्टेंट सरफेस है थीटा कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट आपको पता है कि एक कॉनिकल स्ट्रक्चर बनता है ये, क्योंकि जी एक्सिस से ये 30 डिग्री बनाएगा हर जगह पे, आगे पीछे राइट और लेफ्ट। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, अगर हम आगे पीछे हर जगह तो नहीं बना रहे, 2 लाइन्स हम बनाते हैं खाली राइट और लेफ्ट पे। बाकी लाइन्स जो हैं वो हम अज़्यूम करते हैं आपको समझ में आ रही हैं। फ्रंट पे भी यूँ करके लाइन्स चल रही हैं ऊपर से नीचे, जो कि जी एक्सिस के रिस्पेक्ट से यहाँ से 30 डिग्री बना रही हैं, पीछे भी इसी तरह की लाइन्स चल रही हैं। तो ये हमारा कॉनिकल स्ट्रक्चर, और हमें ये बात अच्छे से पता है कि ये कॉनिकल स्ट्रक्चर लिमिटेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है, ये इन्फिनिटली एक्सपेंडिंग स्ट्रक्चर है, ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका 3D प्रोजेक्शन व्यू हो गया, और ये सरफेस है थीटा इक्वल्स 30 डिग्री सरफेस। हम 30 डिग्री कांस्टेंट ले रहे हैं। तो दो सरफेसेस हो गए। अब सवाल ये है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे। अगर 3D डायग्राम को देखें तो आप इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन करें ये बॉल हॉलो है, इस बॉल के अंदर कुछ भी नहीं है, एयर है, और इसके अंदर से ये कोन बाहर निकलते हुए आ रही है। अब क्योंकि बॉल का रेडियस फाइनाइट है, बॉल की तो बाउंड डिसाइड है, वो इस इससे बड़ी नहीं हो सकती। स्फीयर इस आउटलाइन से जो पर्पल कलर की है इससे बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन कोन इसमें से बाहर निकलता हुआ इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, तो यकीनन दोनों इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे। टेक्निकली वो इंटरसेक्शन ऐसा होगा कि अगर आप कोन के ऊपर से देखें, यहाँ से अंदर देखेंगे,
अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये अंदर से एक ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये आउटलाइन नज़र आएगी। ये मैं इसको डॉटेड दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये आपको नज़र आ रही है, ये आउटलाइन नज़र आएगी ऊपर से देखने से, और ये एक ऊपर से देखने से सर्कल नज़र आएगी। ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स ने आर्ग्यू किया था कि ये ऊपर से देखने से, आप सही कह रहे हैं, 3D व्यू अगर आप इसका देखें तो ये ऊपर से ऐसा बल्ब सा नज़र आएगा। अगर आप इसको ये पीस काट लें, ऊपर वाला पीस काट लें, जब कोन इंटरसेक्ट करके चली जाएगी तो ऊपर वाला पीस कट जाएगा, तो आपके पास एक ऐसा पीस निकलेगा। ये बात आप सही कह रहे हैं, ऊपर से ये बल्जी सा है, ये कॉन्वेक्स शेप का है ये। ठीक है, ये बात दुरुस्त है। ऊपर से ये बल्जी होगा, लेकिन अगर आप ऊपर से देख रहे हैं, जी एक्सिस की तरफ से देख रहे हैं, तो ये ऊपर से एक जैसा ये सर्कल है कोन का, वैसे ही एक कोन का एक सर्कल होगा जो कि ऊपर से सर्कल दिखेगा। 3 डायमेंशन में इसकी कोई डेप्थ भी होगी, थोड़ा सा बल्जी सा भी होगा, ऊपर थोड़ा सा कॉन्वेक्स शेप आ रहा होगा। तो ये इस तरह का कटआउट बनेगा और यही इसका इंटरसेक्शन है। इसको ज़रा ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू का मतलब ये है कि हम यहाँ जी एक्सिस पे खड़े हुए हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से नीचे देख रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं कि हमारा सर इस डायरेक्शन में है और हम हमारे हमारा जो जो पैर है वो इस डायरेक्शन में है और हम नीचे देख रहे हैं। सो अगर हम नीचे देख रहे हैं तो हमें टॉप व्यू, आप देख सकते हैं यहाँ जी एक्सिस होगा और स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, वो नज़र नहीं आएगा। हाँ, आपको स्फीयर नज़र आएगा, ये पर्पल स्फीयर एक वैल्यू होगी। स्फीयर डेफिनेटली 3 यूनिट और -3 यूनिट पे आपको वाई एक्सिस पे भी नज़र आएगा, और जो एक्स एक्सिस है उसमें भी -3 यूनिट पे, सॉरी -3 यूनिट पे ये पर्पल वाला जो आपको है, ये स्फीयर है ना, तो -3 यूनिट यहाँ, और यहाँ पे भी पर्पल वाला +3 यूनिट यहाँ। तो ये तो स्फीयर हो गया। कोन कैसे नज़र आएगी, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कोन जो है वो उसका उसका एक डॉट होगा, उसका जो एज होगा वो यहाँ होगा, और फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में हम उनको बना सकते हैं। असल में होगा इस तरह कि अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो अंधेरा हो जाएगा, कोन जो है वो आपके ऊपर से आपको एक्चुअली, आप अगर यहाँ पर हैं तो कोन आपको कवर करके जा चुकी है, आप उस कोन के अंदर होंगे, तो एक्चुअली तो अंधेरा होगा। अगर आप टॉर्च लाइट जलाएंगे तो आपको टॉर्च लाइट की रिफ्लेक्शंस में ये सर्कल्स इस तरह से कोन के अंदर की सरफेस पे नज़र आ रहे होंगे। और ये कोन यहाँ पे रुकी नहीं है, ये कोन यहाँ पे भी बढ़ती चली जा रही है, हर तरफ आप ये एजी एक्सेस में भी बाहर निकलती चली जा रही है। ठीक है ना, इसका रेडियस बढ़ता ही चला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका अगली, अगर आप इससे ऊपर कोन को बनाएंगे तो वो उसका रेडियस और बड़ा होगा, उससे ऊपर और बड़ा होगा, और बड़ा होगा। तो ये वो रेडियाई हैं सारे, ये सारे सर्कल्स हैं और उनके रेडियाई हैं जो बड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोनों एक पॉइंट ऐसा है जिसपे ये कोन इस बॉल को कट करते हुए जा रही है, और वो वही पॉइंट है जहाँ पे आपको यहाँ ऊपर से अच्छा, वो ये पॉइंट नहीं है जहाँ पे स्फेयर है। ठीक है, यहाँ देखें, क्या ये कोन यहाँ तक जो पहुँची है, मैंने जो 30 डिग्री की कोन बनाई है, क्या यहाँ ये वाली लेंथ क्या रेडियस के बराबर है? नहीं। ये लेंथ, ये जो मैं अभी ब्लैक लाइन से बना रहा हूँ, या ये वाली लेंथ जो मैं अभी ब्लैक लाइन से बना रहा हूँ, ये रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर नहीं है, जिसका मतलब ये उससे छोटी है। तो इसका मतलब है यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वाली लेंथ, मैं तकरीबन इतनी ही लेंथ लेता हूँ और यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, वो तकरीबन यहाँ तक आ रही है। जिसका मतलब ये है कि ऊपर से देखने से जो यहाँ पे आपको कटआउट मिलेगा वो इस तरह का सर्कुलर कटआउट होगा, और इस पॉइंट पे कोन और स्फेयर आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, और स्फेयर का एक पीस काट देगा कोन। कोन जो है वो स्फेयर का पीस काट देगा। यही वो पीस है जिसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया था कि जी आपको वो फ्रंट से ऐसा दिखेगा, ये कटआउट है उसका और ये उसका ऊपर वाला पीस है, तो यूं करके नज़र आएगा। तो ये वो पीस है जिसको अगर आप साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ऊपर से कट आउट की जो बाउंड्री है वो सर्कुलर होगी, ऊपर से देखने से कट आउट की बाउंड्री सर्कुलर होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डॉटेड लाइन है ये इंटरसेक्शन है आर कांस्टेंट थीटा कांस्टेंट का, और ज़्यादा अच्छा व्यू उसका टॉप व्यू से नज़र आता है, ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन ऑफ आर कांस्टेंट थीटा कांस्टेंट इज सर्कल। ठीक है ना, ये सर्कल एक उसका इंटरसेक्शन बन गया। तो प्लीज़ इसको नोट करें, इस बात की अहमियत अभी क्लियर और हो जाएगी
कि ये जो इंटरसेक्शन वाला जो पीस कटेगा ऊपर से देखने से सर्कुलर नज़र आएगा, और इसका रेडियस आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं स्फेयर के रेडियस से कम है। स्फेयर 3 यूनिट का था, कोन 30 डिग्री पे खुल रही थी, तो ये रेडियस इस रेडियस स्फेयर के रेडियस से कम ही है। स्फेयर का रेडियस इतना लंबा है और ये रेडियस इतना सा, तो ये छोटा ही होगा हमेशा स्फेयर के रेडियस से। सही है। थीटा कांस्टेंट इज सर्कल ऑफ रेडियस, ये बात लिख देता हूँ, लेस देन आर की वैल्यू से कम ही होगा। जो आपने सिर्फ आर हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है, आर हम हमेशा स्फीयर के रेडियस को कहते हैं। ठीक, तो ये इसका फैक्ट है। और एक और चीज़ भी है, कि ये जो सर्कल बनेगा ये जी एक्सिस में लाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं सर्कल इज इन द जी प्लेन। जी प्लेन भी हम कहते हैं उसे, या हम उसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। यानी कि बिल्कुल फ्लैट है ये सर्कल, यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी एंगल पे। देखें ये ऊपर से बल्जी नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो डॉटेड लाइन है अगर आप इसको पीछे भी ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से होगी और ये फ्लैट होगी, ये जी प्लेन के ऊपर होगी ये पूरा सर्कल जो यहाँ बनेगा। मैं यहाँ नहीं बनाना चाह रहा इसे, ठीक है ना। ये इसी डायग्राम को मैं यहाँ लेकर आया हूँ कट आउट। तो ये जो सर्कल का जी प्लेन है इसको मैं डिफरेंट कलर से भी शो कर देता हूँ। ये जो सर्कल बन रहा है यूँ करके, ये जी प्लेन पे होगा, यानी कि फ्लैट होगा, बिल्कुल फ्लैट होगा, हॉरिजॉन्टल होगा सर्कल। ठीक है। अब अगर आप यही चीज़ फ्रंट से देखेंगे तो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। ये फ्रंट पे आ जाते हैं, फ्रंट व्यू, जिसमें आपको पता है कि एक्स एक्सिस जो है वो इस स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे भी आपको स्फेयर नज़र आएगा 3 यूनिट्स का और -3 यूनिट्स का। जी एक्सिस पे भी आपको स्फेयर 3 यूनिट्स और -3 यूनिट्स का नज़र आएगा। एक्स एक्सिस पे कुछ नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ आप कोन का एज देख सकते हैं, वो इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है स्फेयर से। और ये वो मैं कह रहा था, जो बल्जी पार्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ से साइड से, वो बल्ज आपको क्लियर नज़र आएगा, कॉन्वेक्स शेप जो कट कट जाएगी, जिसको कोन काट देगी। कोन स्फेयर को जब काट देगा तो ये कॉन्वेक्स शेप आपको नज़र आ रही होगी। और आप देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है, मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं एक दूसरे कलर से। जो डॉटेड लाइन है, रेड से कर रहा हूँ मैं, ये वो आउटलाइन है उस सर्कल की। साइड से वो स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी, क्योंकि मैंने कहा था ना सर, जो सर्कल है वो फ्लैट है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल होने की वजह से जब आप फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट व्यू देखेंगे, तो जी एक्सिस पे आपको पूरा सर्कल तो नज़र नहीं आएगा, सिर्फ एक लाइन नज़र आ रही होगी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जो ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि इस लाइन की जो लेंथ है वो सर्कल के डायमीटर के बराबर है। ये जो पूरी लेंथ है, ये आधी लेंथ जो है, पहले मैं आधी लेंथ की बात करता हूँ, वो रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, मैं इसको रेडियस ऑफ सर्कल पूरा का पूरा लिखूंगा। ठीक है, और ये वाली लेंथ भी एक रेडियस ऑफ सर्कल है। पूरी लेंथ जो है वो सर्कल का डायमीटर है, और एक साइड की लेंथ जो है वो सर्कल का रेडियस है। तो ये डायग्राम इस तरह से बन रही है। अगर आप एक दो चीज़ें और इस डायग्राम में नोट करें, एक काम मैं ये करता हूँ कि इस डायग्राम में आर और थीटा भी मार्क कर देता हूँ। तो आपको पता है कि थीटा ये एंगल है और ये एंगल है, और आपको ये बात भी पता है कि ये वो लेंथ है, ये आर है, ये आर नहीं है सॉरी, ये रेडियस ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है ना, ये लेंथ। तो अगर मैं और आपको एक और बात पता है कि सर्कल के एज से लेके सेंटर तक के जो ये लाइन है, इसका जो डिस्टेंस है ये आर है। ये वही आर है जो स्फेयर का रेडियस है, यहाँ से लेके सेंटर तक ये आर है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बन गई। इसको मैं ज़रा सा क्लियर अलग से बना देता हूँ, अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। तो अगर आप ये डायग्राम रीड्रॉ करें अलग से बिल्कुल, तो ये इसकी लेफ़्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ़्ट साइड है, ये ऊपर से वो डॉटेड लाइन है, और यूं करके बीच में से जी एक्सिस ऊपर जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, ये जी एक्सिस है। यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल थीटा बन रहा है। ये जो लेंथ है आप देख सकते हैं, सरफेस के स्फेयर से लेके सरफेस के सेंटर तक उसका रेडियस होगा। ये वाली लेंथ भी सरफेस के, ये पॉइंट है सरफेस के स्फेयर से लेके ओरिजिन तक, ये भी लेंथ आर होगी।
इस डायग्राम को देखते हुए मेरा ख्याल है अब आप आराम से ये एंगल एस्टिमेट कर सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो जी एक्स यहाँ से लेके, मैं इसको थोड़ा सा कलर कोड कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये लाइन जो है, ग्रीन वाली लाइन जो है, वो बेस है ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की बेस है, ठीक है ना। ये वाली जो रेड वाली लाइन है, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, और जो ब्लैक लाइन रह गई है वो इसका हाइपोटेन्यूस है। तो अगर आप इस बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं तो आपको पता चलेगा कि ये जो रेड वाली लेंथ है, ये जो रेड वाली लेंथ है, जो कि जिसको हम कह रहे हैं रेडियस ऑफ सर्कल है, उसकी वैल्यू निकल के आएगी आर साइन थीटा। सही है। ये इंटरेस्टिंग डायग्राम है ना, असल में इसमें ऊपर सर्कल बन रहा है तो इसलिए हम इंटरेस्टेड हैं कि उस सर्कल का रेडियस भी फाइंड आउट करें। इससे पहले कहीं पे भी कोई कर्व ऐसा नहीं था जिसमें पूरा सर्कल बन रहा था, तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है। तो ये जो रेड वाली लेंथ है, जो मैंने रेड वाला रेडियस है, रेड वाला लेने या दूसरे साइड पे भी यही बना बना सकता हूँ मैं, वो रेडियस ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो आर साइन थीटा है। और आप क्लियरली देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी वजह से ये बन रहा है, ये राइट एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं तो आपको नज़र आ जाएगा ये लेंथ जो है उसकी वैल्यू है आर साइन थीटा। और अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं मैथ्स में और ट्रिग्नोमेट्री में तो फिर आप ग्रीन वाली लेंथ भी मुझे बता सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो हाइट है इस सर्कल, यूँ कह लें कि जो ओरिजिन से लेके सर्कल की जी एक्सिस पर हाइट बनेगी, यानी कि ये सर्कल आप समझेंगे यहाँ से ओरिजिन से लेके जी एक्सिस की हाइट के ऊपर बना हुआ है, तो उसकी ये ग्रीन वाली लाइन, वो लेंथ, वो हाइट ऑफ द सर्कल है फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो है आर कॉस थीटा। बहरहाल हम आर कॉस थीटा में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, रेडियस ऑफ सर्कल में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो सर्कल ही हमारा इंटरसेक्शन है। याद रखिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ आर कांस्टेंट थीटा कांस्टेंट इज अ सर्कल ऑफ रेडियस लेस देन द रेडियस ऑफ स्फीयर, और उसका जो रेडियस की एक्चुअल वैल्यू है वो इससे कैलकुलेट हो सकती है। तो ये हमारे पास आर कांस्टेंट थीटा कांस्टेंट की इंटरसेक्शन आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि आर कांस्टेंट और फाई कांस्टेंट से क्या बनता है। ठीक है, तो हम अगली डायग्राम पे जाते हैं। आर कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट, ठीक है, तो आते हैं, देखें। नाउ वी आर डिस्कसिंग द लाइन और कर्व दैट इज क्रिएटेड बाय आर कांस्टेंट एंड फाई कांस्टेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन वो क्या होगा। हमारे पास आर कांस्टेंट की स्फीयर है, ये आर है रेडियस, और इसकी वैल्यू मैंने इस बार 4 रखी थी। तो यहाँ तक वाई एक्सिस पे 4 होगा स्फीयर, यहाँ तक लेफ्ट साइड पे -4 होगा। टॉप पे देखेंगे तो जी एक्सिस पे एक पॉजिटिव साइड पे इसकी वैल्यू 4 होगी, जहाँ पे ये जी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, और यहाँ जहाँ पे ये नेगेटिव साइड पे -4 होगा। इसी तरह इलिप्स से हम बता सकते हैं, इलिप्स जहाँ सामने की तरफ इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस से वो +4 होगा एक्स एक्सिस पर, और जहाँ पीछे की तरफ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ -4 होगा एक्स एक्सिस के। तो ये हमारा स्फीयर हो गया r = 4। ये इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वरना अजीब सा लग रहा है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद फाई कांस्टेंट आपको पता है किस तरह बनता है, आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से एंगल मेजर करते हैं। लेट्स से ये वो लाइन है जहाँ तक फाई एंगल आपको बनाना है। लेट्स से अभी मैंने फाई एंगल जो पिक किया हुआ है वो 70 डिग्री का किया हुआ है, तो फाई एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से मैंने मेजर किया और एक लाइन खींची ऐसी कि जो एक्स एक्सिस से 70 डिग्रीज बना रही है। ठीक है, ये वैल्यू मैं फाई की ले रहा हूँ इस डायग्राम में। ठीक, ये मैंने ड्रॉ कर ली लाइन। इस लाइन के साथ पैरेलल में बहुत सारी लाइंस ऊपर भी ड्रॉ कर सकता हूँ और नीचे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल मैंने वो सारी नहीं बनाई है। मैंने सिंपली वो डोर बना दिया है या वो रेडियल प्लेन बना दिया है, जहाँ पर आप कहीं पे भी मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द गिवन एक्स एक्सिस तो वो एंगल हमेशा 70 डिग्री बन रहा होगा। तो ये डोर ऐसा है जो पूरा का पूरा डोर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से 70 डिग्री बना रहा है, और ये फाई कांस्टेंट प्लेन आ गया। अब हम देखते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे होगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा 3D व्यू में, लेकिन अगर हम टॉप व्यू देखें इन दोनों डायग्राम्स का तो आपको पता है कि ये आर कांस्टेंट है, R4 का वाली, ये हमारा रेडियस, ये हमारा स्फीयर हो गया, और जो फाई = 70 डिग्री वाला एंगल है वो यहाँ बन रहा है
फाई इक्वल्स 70 डिग्री। और आप देख सकते हैं कि ये एक तो ये यहाँ इंटरसेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है इस डॉट पे, ठीक है ना। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि दूसरी क्लियरली नज़र आ सके। एक तो आपको ये यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन ये खाली यहाँ इंटरसेक्ट नहीं हो रही दोनों डायग्राम्स। अगर आप यहाँ 3D व्यू में दोबारा देखें तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरह का ये जो रेडियल प्लेन है आपका, ये जो रेडियल प्लेन है, रेडियल प्लेन भी कह सकते हैं और फाई कांस्टेंट प्लेन भी कहते हैं हम इसे, ठीक है ना। ये एक तरह से एक ब्लेड की तरह काम कर रहा है और ये कट करते हुए अंदर जा रहा है स्फीयर के। और वो देखिए आप वो कट करते हुए कहाँ तक जा रहा है, स्फीयर की सेंटर लाइन तक जा रहा है। तो टेक्निकली इसने खाली एक पॉइंट पे कट नहीं किया होगा, इसने जगह जगह पे, ये ऊपर से देखेंगे ना तो जगह जगह पे कट किया होगा स्फीयर को, ऊपर वाली साइड पे भी इसी तरह और नीचे वाली साइड पे भी इसी तरह, ठीक है। यूं करके मैं अब इसको ड्रॉ करने लगा हूँ यूजिंग अ स्लाइटली डिफरेंट कलर। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ऊपर की साइड पे जहाँ ये ऊपर से ये यूं करके कट करता हुआ जा रहा होगा, यहाँ यहाँ, और इसी तरह से ये नीचे की साइड से भी कट करते हुए जा रहा होगा। नीचे वाला पोर्शन हमें प्रोबेबली नज़र नहीं आएगा क्योंकि हम इसे एंगल पे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यूं करके कट करते हुए आएगा और यहाँ पे भी वो चीज़ एविडेंट है कि ये यूं करते हुए कट करते हुए ये ऊपर से नज़र आ रहा है। इसी तरह स्फीयर की नीचे वाली साइड भी देखेंगे तो वो भी ऐसे ही कट करते हुए आएगी। अगर आप फ्रंट व्यू देखें, फ्रंट व्यू का मतलब क्या है कि एक्स एक्सेस आपका यहाँ स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, तो आपको खाली एक सर्कल नज़र आएगा स्फीयर का। तो उसके अंदर वो जो कट होगा, वो कट असल में आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, वो असल में यहाँ है वो कट। ये वो ब्लेड है रेडियल प्लेन वाला, और ये इस तरह से उसके एजेस पे कट करता हुआ चला गया, ठीक है। तो इस तरह से ये कट क्रिएट होगा। अगर आप कहें कि ये सर्कल है तो ये सर्कल नहीं है, सही है। ये यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये वाला जो इंटरसेक्शन है आर कांस्टेंट फाई कांस्टेंट का जो इंटरसेक्शन है वो एक सेमी सर्कल है। इंटरसेक्शन क्या है, इफ़ यू वांट टू राइट दैट आउट, तो वो एक सेमी सर्कल है, एक ऐसा सेमी सर्कल। ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये सिर्फ फाई कांस्टेंट प्लेन में होगा। आप देख सकते हैं इसे फाई कांस्टेंट प्लेन में ही होगा। ये सर्कल जो है वो बस उसी प्लेन में है जहाँ 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 फाई वाला प्लेन जो है ना वो कट करते हुए गया है। ऊपर से भी देख सकते हैं आप, ये फाई कांस्टेंट प्लेन बन रहा है। ये वाली लाइन जो आगे जा रही है ये फाई कांस्टेंट प्लेन है, एक पतली सी शीट आप इमेजिन कर सकते हैं इसको। तो फाई कांस्टेंट प्लेन में बन रहा है एक तो ये सेमी सर्कल। अब अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि उस सेमी सर्कल का रेडियस क्या है, क्योंकि डेफिनेटली हमने पहले सर्कल का निकाला है, बिल्कुल। तो ऑफ रेडियस हम लिखेंगे इसका, लेकिन इस बार इसका रेडियस अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। क्लियरली फ्रंट व्यू से भी और यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि ये इसका जो रेडियस बन रहा है उस सेमी सर्कल का, वो जो है वो सिंपली आर ही है। जो स्फीयर का रेडियस है वो कोई अलग नहीं है, वो सेम साइज़ का है। तो समझें स्फीयर के ऊपर एक सेमी सर्कल बन रहा है और उसका रेडियस आर है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन है ऑफ आर कांस्टेंट फाई कांस्टेंट प्लेन्स, ठीक है। ये भी बिल्कुल रेडियल प्लेन की तरह ना ये सेमी सर्कल घूम सकता है पूरे स्फीयर के अराउंड। जैसे जैसे ये रेडियल प्लेन घूमेगा वैसे वैसे ये सेमी सर्कल आप समझें एक आधा आधा लूप है और वो घूम सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ फाई। फाई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये सेमी सर्कल पीछे की साइड पे भी बन सकता है, फ्रंट की साइड पे भी बन सकता है। तो ये हमारे पास सेकंड इंटरसेक्शन है और ये इनके पेयर्स हैं। अब आते हैं थर्ड इंटरसेक्शन के ऊपर, जो कि थीटा कांस्टेंट और फाई कांस्टेंट का रह जाता है। तो ये हमारे पास सिनेरियो है थीटा कांस्टेंट और फाई कांस्टेंट का। लेट मी शो यू। थीटा कांस्टेंट और फाई कांस्टेंट का इंटरसेक्शन क्या बनेगा। अब हम इस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। थीटा कांस्टेंट आपको पता है एक एक कौन बनती है ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। यहाँ पे मैं इनफाइनाइट एक्सटेंट की नहीं बना सकता तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, और वहाँ पे इस केस में वो एंगल बना रही है 30 डिग्री। हमने जो थीटा रखा हुआ है यहाँ पे फ़िलहाल
वो 30 डिग्री है, तो हमने थीटा इक्वल्स 30 डिग्री, थीटा कांस्टेंट वाला जो प्लेन है वो ये है। इसी तरह आपको पता है कि फाई कांस्टेंट जो है वो एक रेडियल प्लेन या एक दरवाजे की तरह दिखता है, और जो फाई कांस्टेंट है वो हमने यहाँ बना रखा है। एवरीवन नोज कि फाई की मेजरमेंट कैसे होती है, इस रेडियल प्लेन की मेजरमेंट एंगल में होती है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। ये हमारे पास इस वक्त 70 डिग्री पर है, ठीक है। और ये जगह जगह इस पे 70 डिग्री, ये पूरा का पूरा दरवाज़ा है फिक्स एक तरह का, जो कि आप एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो 70 डिग्री बनाएगा। अगर आप एक्स एक्सिस को ऊपर ले जाके ऊपर लेके चले जाएं जी एक्सिस पर, वहाँ से मेजर करें तो भी 70 डिग्री बनाएगा जगह जगह। तो ये हमारे पास फाई इक्वल्स 70 डिग्री कांस्टेंट प्लेन है ये वाला, ठीक है। हमने दोनों ड्रॉ कर लिए। अब आप इनका इंटरसेक्शन देखते हैं। देखिए इंटरसेक्शन तो होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि फाई कांस्टेंट जो है ना वो जी एक्सिस तक जाता है, ये दरवाज़ा जी एक्सिस पे जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं वो कोन के अंदर से होता हुआ जा रहा है और जी एक्सिस तक टच कर रहा है। कोन का क्या मामला है, कोन जो है यहाँ पे तो नीचे तो जी एक्सिस पर ही है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है वो जी एक्सिस पे नहीं है। तो टेक्निकली उसका 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 रेडियस बढ़ रहा है जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है। और ये डेफिनेटली कोन उसको, ये जो कोन के अंदर से ये रेडियल प्लेन कटता हुआ जा रहा है, काटते हुए जा रहा है उसे, और अंदर की तरफ जा रहा है। टॉप व्यू से देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। अगेन टॉप व्यू में ये हमारे पास रेडियल प्लेन है फाई 70 डिग्री वाला, और हमारे पास ये जो कोन है डेफिनेटली ये हर तरफ बढ़ रही है, मैंने इसको बढ़ता हुआ नहीं दिखाया है और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस तरह से बढ़ते हुए जा रही है। और ये जो कोन है, कोन इसको आप देख सकते हैं जी एक्सिस के ऊपर भी दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है ना, क्योंकि जी एक्सिस पे कोन कोन का क्या होगा, बिल्कुल बॉटम पार्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा जहाँ जहाँ ये रेडियल प्लेन वाली लाइन जैसे जैसे कट करेगी वहाँ वहाँ इंटरसेक्शन होगा। तो टेक्निकली रेडियल प्लेन वाली लाइन के ऊपर ही एक रेडियल प्लेन के ऊपर ही एक लाइन बन रही है जिस पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये वाली जो मैं ब्लैक वाली बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 3D में देखें, 3D में अभी अभी शायद समझ में आ जाए आपको कि वो लाइन ऐसी होगी कि वो यहाँ से यहाँ पे कट कर रही है, देखिए फॉर एग्जांपल, और नीचे कट कर रही है। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को अगर जोड़ दूँ तो ये वो स्ट्रेट लाइन है जो कि 30 डिग्री के एंगल पर है। असल में ये लाइन पीछे नहीं है, थोड़ी सी आगे बनी है जो कि 30 डिग्री के एंगल पे है विद रिस्पेक्ट टू द जी एक्सिस। लेकिन जो ये है, ये लाई कहाँ करती है, रेडियल प्लेन के ऊपर ही लाई करती है। ओरिजिन से लेके यहाँ तक ड्रॉ किया मैंने, और ये ऊपर भी जा रही है, ठीक है, ये ऊपर भी जा रही है। इसी तरह से अगर आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो जिसमें आपका एक्स एक्सेस यहाँ से सामने आ रहा है, सामने स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, इमेजिन करें यहाँ पे एक्स एक्सेस है और स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, तो आपके पास ये कोन है। कोन मैंने जानबूझ के छोटी बनाई है इसमें, ठीक है, और ये भी बड़ी कोन है असल में, और रेडियल प्लेन भी इनफाइनाइट है हर तरफ। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन का पॉइंट बन रहा है वो ये लाइन है, ये लाइन है जो अब मैं डैश बना रहा हूँ, थोड़े बोल्ड डैश बना रहा हूँ इसमें मैं, और ये ऊपर जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा कांस्टेंट फाई कांस्टेंट का इंटरसेक्शन एक लाइन है ऑन फाई कांस्टेंट प्लेन। वो लाइन एग्जिस्ट तो सिर्फ फाई कांस्टेंट प्लेन पे करती है। जो रेडियल प्लेन है ना, जो दरवाज़ा है, ये लाइन बस उस दरवाजे के ऊपर ही है। और साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है उस लाइन की कि वो लाइन खुद 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस, मेकिंग एंगल थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है जो भी हमने कांस्टेंट रखा है, विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस, सही है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी इस लाइन की, ये नीचे नहीं जा रही, यहाँ नहीं जा रही, तो इट एक्सटेंड्स ओनली इन वन डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन की सिर्फ एक तरफ जा रही है। ओरिजिन के आप देखें, ओरिजिन के पीछे वाली साइड पे यहाँ नहीं जा रही लाइन, लाइन सिर्फ ऊपर की तरफ जा रही है। इट एक्सटेंड्स ओनली इन वन डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन टू इन्फिनिटी, और जिस तरफ जा रही है उस तरफ इन्फिनिटली लॉन्ग है, टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास
थीटा कांस्टेंट फाई कांस्टेंट प्लेन की इंटरसेक्शन से एक लाइन बनती है, उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिख दी। अब हम इसका जल्दी से डिफरेंशियल वॉल्यूम देखने की कोशिश करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो लेट्स गो एंड ट्राई टू सी के स्फेरिकल सिस्टम में डिफरेंशियल वॉल्यूम, डिफरेंशियल सरफेस एरिया, डिफरेंशियल लेंथ कैसे कैलकुलेट होती हैं। इसके लिए हम ये फ्रेश डायग्राम लेंगे और मैं अगेन आपकी आसानी के लिए 2 पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट्स जो प्लॉट करूँगा स्फीयर्स नहीं बनाऊँगा। वजह ये है, स्फीयर्स बनाने से काफ़ी जो है ना वो चीज़ें छुप जाती हैं, डायग्राम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, पहले मैं तो लिख देता हूँ कि यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं डिफरेंशियल वॉल्यूम इन स्फेरिकल सिस्टम। ठीक, और इसके लिए हम 2 पॉइंट्स लेंगे। एक पॉइंट में कह देता हूँ P, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे R1 थीटा 1 फाई 1, और एक दूसरा पॉइंट हम अज्यूम करेंगे Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे R2 थीटा 2 फाई 2। और हम पहले की तरह हमेशा जैसे हम करते रहें, आर्ग्यूमेंट रखेंगे कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये रिलेट हो रही हैं एक दूसरे से। कैसे? जो सेकंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्लस एक डिफरेंशियल अमाउंट के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह थीटा 2 जो सेकंड पॉइंट का थीटा कोऑर्डिनेट है वो थीटा 1 प्लस सम डिफरेंशियल एंगल डी थीटा। इसी तरह थीटा 3 सॉरी फाई 2, फाई जो एंगल रह जाता है सेकंड पॉइंट का जो फाई है वो फर्स्ट पॉइंट के फाई प्लस डिफरेंशियल फाई के बराबर है। देखिए ओरिजिनली डी आर एक्चुअली इन 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 कैलकुलस डी आर डी थीटा और डी फाइव स्मॉल अमाउंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनको थोड़ा बड़ा लेंगे जानबूझ के, ताकि क्लियर रहें चीज़ें, बड़ी ड्राइंग बन सके। वरना तो ये असल में जो जो इस चीज़ की एसेंस है, इसकी जो रूह है वो ये है कि जो डिफरेंशियल वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो वॉल्यूम होता है, उसके साइज़ ज़ीरो आना चाहिए। लेकिन हम उसको बड़ा बनाएंगे ताकि हम उसको विजुअलाइज भी कर सकें और उसको क्लियरली उसके एंगल्स और उसके साइड्स की कैलकुलेशंस भी कर सकें। तो चलें पहला पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं। तरीक़ा वही होगा। अच्छा, तरीक़े एक काम मैं पहले कर लेता हूँ, ये मैं पहले से आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। देखिए जो फाई एंगल है ना, इसके रिस्पेक्ट से ही थीटा बनता है, आपको पता है फाई एंगल के रिस्पेक्ट से ही थीटा बनता है। तो मैं दोनों फाई 1 और फाई 2 पहले ही मेजर करने लगा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे रूलर लेता हूँ और रूलर यहाँ रखता हूँ ओरिजिन पे एक तरफ, दूसरी तरफ मैं इसको नीचे करता हूँ और एक एंगल मार्क कर लेता हूँ। प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा, ये जो एंगल है ये विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस है और ये एक्स ज़ीरो, ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वाले प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, जेड इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स वाई प्लेन में। ठीक है ना, बिल्कुल फ्लैट है ये। और मैं एक और एंगल लेता हूँ, वो थोड़ा सा बड़ा होगा और मैं यहाँ मेजर कर यहाँ मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से हम ये काम इस डायग्राम में भी कर लेते हैं। यहाँ नज़र आएगा और एक एंगल इससे कम होगा। वो ऊपर से दिखेंगे तो वो यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये जो पहला एंगल है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से, ये है फाई 1, मैं पहले से मार्क करने लगा हूँ, पहले से बता रहा हूँ आपको। और जो दूसरा एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये है फाई 2, और मैंने उसकी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। और प्लीज़ इस बात को ख्याल रखिएगा, ये दोनों लाइंस एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं, ये फ्लैट हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये नीचे नहीं जा रही जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। ये असल में बिल्कुल फ्लैट लाइंस हैं। यहाँ टॉप व्यू से आपको क्लियर नज़र आएगा कि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है। ये है फाई 1 और ये है फाई 2। ये मैंने रेफरेंस के लिए पहले से ड्रॉ कर दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो।
अब हम आते हैं और दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। रिलेशनशिप याद रखिएगा, ये रिलेशनशिप हमने मैनेज करनी है कि जो दूसरा पॉइंट है उसका हर कोऑर्डिनेट पहले पॉइंट के अंदर थोड़ा सा ऐड करके बनता है। तो पहले हम पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट मैं रेड से प्लॉट करूँगा। इमेजिन करेंगे कि आप जिस तरह से इसको प्लॉट करेंगे कि आपने आप रेडियस पे R1 अमाउंट, ये जो जी एक्सिस पे R1 अमाउंट चल रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे है R1 अमाउंट, R1, और आप ओरिजिन से गए और R1 अमाउंट आपने ट्रैवल कर ली, ठीक है, ये अमाउंट ट्रैवल कर ली। अब आपने जो ट्रैवल करना है उसका ख्याल रखना है कि अब आपने θ1 चलना है, तो θ1 इज़ द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द जी एक्सिस, सही है, एंगल है, वो एंगुलर अमाउंट है। तो मैं एंगल में चलूँगा तो सही, लेकिन मुझे ऐसे चलना है कि मैं φ1 प्ले देखें, R1 हमने ट्रैवल कर लिया जी एक्सिस पे, अब मैं θ1 एंगल ऐसे ऐसे मेजर करूँगा कि φ1 वाले प्लेन के अंदर रहते हुए करूँ। ये रेडियल प्लेन है ना φ1, आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे एक दरवाज़ा है φ1, तो अब हम φ1 वाले प्लेन में रहते हुए θ1 अमाउंट चलेंगे। तो रफली है, ये रफ है, बट एक अमाउंट हम चलते हैं एंगल में, ये एंगुलर अमाउंट है, और अब हम ये जो एंगल बन रहा है ये जी एक्सिस के रिस्पेक्ट से, ये मैंने θ1 एंगल ट्रैवल कर लिया। और क्योंकि मैं φ1 वाले प्लेन में ही हूँ तो इसलिए मुझे अलग से φ1 मेजर नहीं करना। अब अगेन ये अजम्पशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारा पॉइंट ना यहाँ बनेगा, ये है पॉइंट P, रेड वाला जो डॉट सा बन गया है यहाँ बड़ा सा। तो ये R1 साइड है, ये इसकी θ1 साइड है, और फिर क्योंकि φ1 वाला प्लेन मैंने पहले ही नीचे ड्रॉ कर लिया था, इसको आसानी से समझने के लिए आप यूँ कर सकते हैं कि अगर इस पॉइंट से एक इंटरसेप्ट, एक शैडो ड्रॉ करेंगे ना नीचे एक्स वाई प्लेन पे, तो वो सीधा इसी लाइन पे आएगा, सीधा इसी लाइन पे आएगा, φ1 वाले लाइन पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये φ1 अमाउंट ऑलरेडी ट्रैवल हो चुका है, ठीक है, वरना अलग से भी चलना पड़ सकता है, हो सकता है कि आप θ1 चलें लेकिन φ1 की डायरेक्शन में, तो φ1 की डायरेक्शन इसीलिए मैंने नीचे पहले ही बना ली थी। ये बन गया हमारा R1। अब आ जाते हैं, ये बना गया हमारा, बन गया पॉइंट 1। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 के लिए मैं ग्रीन कलर तो पिक करूँगा, लेकिन ग्रीन कलर जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर मैं ये वाला ग्रीन लूँ तो मैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन लूँगा, वरना देखने में मुश्किल होगी। अब आ जाएँ आप दूसरी अमाउंट, दूसरा पॉइंट, पॉइंट Q। इसमें हमें R2 चलना है, θ2 चलना है, φ2 चलना है, लेकिन ख्याल क्या रखना है कि R2 जो है वो R1 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, θ2 θ1 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और φ2 φ1 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो ये R1 था। अब मैं थोड़ा और ऊपर जाके एक मार्क लगा दूंगा, ये R2 है। जी एक्सिस पे इतना डिस्टेंस ऊपर चलना है हमने, ठीक है ना। तो हम असल में नीचे से ही चलते हुए आ रहे हैं और हम यहाँ तक R2 तक पहुँच गए, ठीक है, नीचे से चल के आ रहे हैं और R2 अमाउंट हमने ट्रैवल कर लिया, ओरिजिन से चल रहे हैं और R2 अमाउंट तक पहुँच गए। ये हमने पहला कोऑर्डिनेट कंप्लीट कर लिया। अब हमने θ2 अमाउंट चलना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि φ2 प्लेन के अंदर रहे। अब ये याद रखिएगा, θ2 φ1 और φ2 के अमाउंट जो है ना वो ऑलरेडी सही रिलेशनशिप में है, φ1 छोटा है, φ2 बड़ा है, ये रिलेशनशिप होल्ड कर रहा है, φ2 इज इक्वल टू φ1 प्लस डी फाई। लेकिन θ2 के अंदर हमें ख्याल करना है कि θ2 जब चलें तो वो θ1 जो एंगल बन रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा हम नीचे झुकेंगे, उससे ज़्यादा एंगल बनाएंगे। तो मैं यहाँ से अब मैं चलना शुरू कर रहा हूँ। याद रखिएगा, मैं φ2 प्लेन में चलूँगा खाली, मैं φ1 प्लेन के अंदर नहीं हूँ। मेरी जो भी एंगल मेजरमेंट हो रही है थीटा की, वो φ1 प्लेन में रहते हुए इमेजिन करें एक दरवाज़ा है, φ2 उसका एंगल बन रहा है, उस दरवाजे के ऊपर मेजरमेंट्स हो रही हैं सारी। तो उस दरवाजे के ऊपर हमने एक ऐसे करके मेजरमेंट की, ठीक है, और ये लेट से वो अमाउंट है जो θ2 को रिप्रेजेंट कर रही है। और क्योंकि जो मैंने अमाउंट ट्रैवल की है, जो एंगल बन रहा है जी एक्सिस के रिस्पेक्ट से, वो θ2 है, और हम इस दरवाजे के ऊपर हैं, यहाँ पे एक दरवाज़ा है, वो φ2 डोर है, उसी के ऊपर मेजरमेंट्स की हैं। तो ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर, ये जो पॉइंट Q है वो आ गया। तो रेड वाला जो है वो पॉइंट P है, और ये डार्क ग्रीन वाला जो है वो पॉइंट Q है, सही है। तो ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स प्लॉट हो गए। इसी को अगर हम यहाँ देखें तो टॉप व्यू से देखें, तो टॉप व्यू में आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो ये है कि जी, आप पहले तो जी एक्सेस पे चलेंगे, जी एक्सेस यहाँ नज़र नहीं आ रहा,
उसके बाद फिर आप φ1 वाले प्लेन में, ये देखें यहाँ देखें, φ1 वाले प्लेन में रहते हुए एक एंगल ट्रैवल करेंगे। अब यहाँ तो वो एंगल नज़र नहीं आएगा क्योंकि एंगल ऊपर से आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा, और यहाँ आके आपका पॉइंट पी बन गया। ठीक है, ये आपका पॉइंट पी है, मोटा सा मैंने बना दिया इसको। और पॉइंट क्यू के लिए अगर आप करें तो पॉइंट क्यू के केस में अगेन आप दोबारा से R2 अमाउंट चलेंगे, ये इसी z एक्सिस पे रहते हुए ही R2 अमाउंट ऊपर की तरफ आएंगे, और उसके बाद फिर φ2 वाले प्लेन में एक एंगल मेजर करेंगे जो कि φ1 से ज़्यादा है, इसलिए वो और आगे तक जा रहा होगा। यहाँ ऊपर से असल में φ जो है वो एंगल तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप ये देख जितना लंबा वो एंगल बन रहा है वो आपको नज़र आ रहा होगा वो कितना बड़ा एंगल है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट क्यू जो ग्रीन वाला है वो ऐसा नज़र आएगा ऊपर से। ठीक है, इस तरह से नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अगर फ्रंट से देखने की कोशिश करें, ठीक है, फ्रंट वाले व्यू में कम ही दिखाऊंगा, कभी कभी डिस्कस करूंगा, लेकिन स्टिल ये भी इंटरेस्टिंग व्यू है। तो फ्रंट से देखने की कोशिश करें तो पॉइंट क्यू कैसे होगा, ये R2 है। तो आप टेक्निकली कहाँ से, ओरिजिन से चले थे ना जी एक्सेस पे। देखें फ्रंट का मतलब क्या है, यहाँ एक्स एक्सेस है और वो आगे निकल रहा है, स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, आपके सामने आ रहा है। और लेकिन हम एक्स एक्सेस ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हम फ्रंट पे खड़े हैं, तो हम ऊपर जा रहे हैं R2 अमाउंट, और फिर फाई कांस्टेंट प्लेन के अंदर रहते हुए हम चलेंगे। अब यहाँ से फाई प्लेन नज़र ही नहीं आएगा आपको, तो इसलिए हम सिर्फ ये एंगल देख सकते हैं, ये जो एंगल बन रहा है ये कोई एंगल है, ये क्यू का एंगल है, ये पॉइंट क्यू है। इसी तरह हमें पॉइंट पी भी नज़र आ सकता है, हम पॉइंट पी को ड्रॉ कर सकते हैं। हम ओरिजिन से R1 अमाउंट चलेंगे, ये R1 अमाउंट है, तो ओरिजिन से R1 तक आएंगे, और उसके बाद फिर φ1 प्लेन में रहते हुए एक एंगल ट्रैवल करेंगे जो θ1 होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो θ1 की जो भी वैल्यू होगी डेफिनेटली φ1 θ2 से कम है। ठीक है ना, दोनों के एंगल्स जो हैं वो कम ही हैं। इवन दो यहाँ पे एंगल जो बनेगा, अगर ओरिजिन से एंगल बना हो तो ये θ1 θ2 नहीं बनेगा। ये मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि जब आप पॉइंट प्लॉट करते हैं स्फेरिकल सिस्टम में, तो ये फ्रंट व्यू से भी आप थीटा एंगल नहीं देख सकते, क्योंकि थीटा एंगल बन रहा है फाई इक्वल्स कांस्टेंट प्लेन पे, उस दरवाजे के ऊपर। वो दरवाज़ा थोड़ा एंगल पर है, तो इसलिए यहाँ से तो जो एंगल नज़र आ रहा है वो थीटा नहीं है। यानी कि यहाँ अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ यूँ करके, तो ये थीटा एंगल नहीं बनेगा इस लाइन का जी एक्सिस से। ठीक है ना, इसलिए मैं थीटा यहाँ नहीं बनाऊँगा, लेकिन आपको एटलीस्ट शेप नज़र आ रही है कि किस तरह से दोनों पॉइंट्स ट्रैवल करके बने। अब हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, वो क्या है, वो ये है कि इसके अराउंड वॉल्यूम क्रिएट करना। वॉल्यूम कैसे क्रिएट करेंगे, वो कभी भी क्रिएट करना हो एक पॉइंट याद रख लें कि नाउ वी विल मूव फ्रॉम, लेट्स मूव फ्रॉम P टू Q। अगर हम ये चीज़ करें तो हमारे पास वो वॉल्यूम बन सकता है, वो वॉल्यूम बनाने में आसानी होगी। P से Q मूव करना है, कैसे मूव करेंगे, जब P से Q मूव करेंगे तो R के अमाउंट में DR अमाउंट मूव करेंगे, थीटा की तरफ D थीटा मूव करेंगे, और फाई की तरफ D फाई मूव करेंगे। लेकिन पहले हमने ओरिजिन से P की तरफ मूव किया था और ओरिजिन से Q की तरफ मूव किया था, ये P है। ठीक है ना, ये P पॉइंट है, ओरिजिन से P की तरफ और ओरिजिन से Q की तरफ। अब हम P से Q की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो P से Q की तरफ अगर आप मूव कर रहे हैं तो लेट मी ड्रॉ दैट यूजिंग अ डिफरेंट कलर। तो अगर आप P से Q की तरफ मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रेडियस की डायरेक्शन में DR अमाउंट मूव करना होगा। ठीक है, रेडियस की डायरेक्शन में DR अमाउंट मूव करना होगा। तो देखें रेडियस कहाँ है, अगर मैं ओरिजिन से ड्रॉ करूं तो ये ओरिजिन से पॉइंट P तक एक लाइन ड्रॉ की और उसको थोड़ा सा आगे लें। कितना आगे लाना है, जितना रेडियस है, जितना DR है। DR आप क्या डायग्राम में देख सकते हैं, कहीं नज़र आ रहा है चेंज इन डिफरेंस इन द टू डिस्टेंसेस, बिल्कुल ये वो अमाउंट है DR। दोनों का डिस्टेंस R1 यहाँ तक है, R2 उसके ऊपर तक है, दोनों का डिफरेंस कितना है, ये रहा DR। तो तकरीबन इतनी ही लेंथ में P से मूव करूँगा, लेकिन ऐसी डायरेक्शन में जो रेडियस की डायरेक्शन होगी ओरिजिन से आते हुए, ओरिजिन से P को टच करते हुए आगे DR अमाउंट मूव कर जाऊँगा और मैं यहाँ पहुँच गया। ये कोई पॉइंट है, ये P नहीं है, ये P की लाइन में ही आगे जाता हुआ कोई पॉइंट है। उसके बाद फिर मैं D थीटा अमाउंट मूव करूँगा। ठीक है, एंगल बनाऊँगा, तो ये मैं
देखिए जब मैं आगे बढ़ गया ना तो मैं आउटर स्फीयर पे पहुंच गया जहाँ पे पॉइंट क्यू एग्जिस्ट करता है, जब मैंने डी आर अमाउंट ट्रेवल कर ली। अब मैं एंगल बनाऊंगा और ये बिल्कुल वैसे ही कर्व है जैसा कि यहाँ बना हुआ है, इसी के पैरेलल बन रहा है। मैं उसी सरफेस पे साथ साथ बनाऊंगा और डी थीटा, जब मैं डी थीटा पे पहुंच जाऊंगा यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा दूंगा और फिर मैं एक एक और बार चलूंगा और अगले अब की बार मैं डी फाई अमाउंट चलूंगा और डी फाई अमाउंट जो है वो भी एक एंगल है। और डी फाई आपको यहाँ नज़र आ रहा है डायग्राम में, आप देख सकते हैं ये वैल्यू है डी फाई की, क्योंकि ये फाई टू और फाई वन के दरमियान का डिफरेंस है, तो वो भी एक कर्व है। तो वो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कर्व में चलूँगा। और ये तीन, ये डी आर हो गया, डी थीटा हो गया, डी फाई हो गया, ये तीनों मूवमेंट्स के बाद मैं पॉइंट क्यू पे पहुँच जाऊँगा, क्योंकि पी और क्यू में यही रिलेशनशिप था। ये वाली साइड डी आर है, ये फ्रंट वाला कर्व डी थीटा है, डी फाई है। मैं अभी इनके मार्किंग कर दूंगा, आप परेशान नहीं हो, इसकी मैं मार्किंग अलग से बना दूंगा। यहाँ पे देखें, टॉप व्यू से देखें तो कैसे होगा। शुरू में आप रेडियस के ऊपर चलेंगे और पॉइंट पी से कितना अमाउंट ट्रैवल करेंगे, ये लेंथ कितनी है, ये डी आर लेंथ है, यहाँ मैं लेंथ मेंशन कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं, उसके बाद जब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा आप देख सकते हैं, उसके बाद फिर मैं डी थीटा चल रहा हूँ, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। तो यहाँ वो मैं डी थीटा नहीं दिखा सकता आपको अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। तो ऊपर नीचे तो दिखा ही नहीं सकता मैं, यहाँ पे जी एक्सेस तो है ही नहीं। जब जी एक्सेस नहीं है तो ऊपर नीचे का दिखा ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं डी थीटा यहाँ नहीं दिखा सकता आपको। जब आप नीचे पहुँच जाएंगे उसके बाद आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, ये डी फाई ही है, फाई वन और फाई टू के दरमियान का एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ टॉप से ऐसी दिखेगी डायग्राम। अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से अगर आप पी से क्यू जा रहे हैं तो बहुत आसान है देखने, ये ओरिजिन वाली लाइन है, मैंने कहा था ओरिजिन से की तरफ जाना है। तो ये पी से ऐसे जाना है कि आप ओरिजिन वाली लाइन के डायरेक्शन में जाएं। तो यहाँ से अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको ये यूं करके ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। ये आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, एग्जैक्टली डी आर करना है। उसके बाद यहाँ से आपने थीटा अमाउंट नीचे आना है, तो ये एंगल यूं करके नीचे आ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये डी थीटा वाला एंगल है। और उसके बाद जब डी फाई ट्रैवल करेंगे वो आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा इस डायग्राम में, क्योंकि दोनों प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है यहाँ पे, तो इसलिए आपको यहाँ डी फाई नज़र नहीं आएगा। डी फाई उस वक्त नज़र आता है जब एक्स एक्सेस भी नज़र आ रहा हो, यहाँ एक्स एक्सेस तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो साइड से ही ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बाकी के स्फेयर को कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा किसी डिफरेंट कलर से, ताकि आपको स्फेयर कंप्लीट हो जाए। तो स्फेयर कैसे कंप्लीट होगा, ये डी आर है, डी आर के पैरेलल जहाँ जहाँ लाइन्स हैं वो ड्रॉ कर देते हैं, ये भी डी आर होगी, ये भी डी आर होगी, और एक लेंथ यहाँ पे भी डी आर होगी, ठीक है। इसी तरह जो कर्व्स हैं उनके भी कर्व्स फिल कर देते हैं यूं करके, ये कर्व हो गया, जो कर्व नीचे है उसी का पैरेलल ऊपर भी एक कर्व बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सरफेस, ये वो वॉल्यूम है, मैंने इसकी पीछे की साइड नहीं बनाई है, सामने से ये कर्व है, ये वाला कर्व, दोनों बराबर लेंथ्स के, ये जो स्ट्रेट लेंस ही हैं सब डी आर्स हैं, इनकी वैल्यू डी आर है। और देखें ये वाला कर्व, ये जो मैं ग्रीन में बना रहा हूँ अभी, और अब मैं एक मिनट रुकिएगा, मैं डार्क ग्रीन में बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा कर्व की लेंथ बराबर है। ये जो मैंने टॉप वाला जो ये जो डार्क ग्रीन है, ये टॉप वाला कर्व और ये बॉटम वाला कर्व जो डार्क ग्रीन है, ये दोनों एक ही लेंथ है और ये चेंज इन डी फाई को रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला और जो राइट हैंड साइड वाला है, ये मैं अभी इसका कलर सही कर देता हूँ, ये वाला लाइट ग्रीन वाला लेफ्ट और लाइट ग्रीन वाला राइट, इन ये दोनों लेंथ्स भी सेम है, ठीक है, ये दोनों लेंथ्स भी सेम है और ये चेंज इन थीटा को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, थीटा के चेंज होने को। तो टेक्निकली ये क्यूब इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से भी देख लें, ये ऊपर से आपको सिर्फ ऊपर वाली साइड नज़र आएगी, तो ये मैं इसको खाली यूं करके ड्रॉ कर देता हूँ, बस ये यूं नज़र आएगा ऊपर से। ये भी कर्व है पीछे से, ये डी आर है, ये डी आर है, सामने से भी कर्व है। यहाँ फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट में ये फ्रंट का कर्व है, ये यूं बन जाएगा और ये यूं बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिफरेंशियल वॉल्यूम बनाता हूँ। कार्टेशियन सिस्टम में जो डिफरेंशियल वॉल्यूम था वो ऐसा दिखता था,
वो तकरीबन ऐसा बना था, ठीक है ना, वो एक क्यूब के फॉर्म में बना था, बिल्कुल क्यूब थी और सारी साइड्स की लेंथ बराबर थी। एक्स एक्सिस के अंदर वो डी एक्स अमाउंट था, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में डी वाई अमाउंट था, एक्स एक्सिस ये है तो ये वाली साइड डी एक्स होगी, और जी एक्सिस में उसकी हाइट जो थी वो डी जेड थी। वो इस तरह का था। अगर आप सिलेंड्रिकल में आ जाएं तो सिलेंड्रिकल के अंदर जो बना था सिस्टम वो यूँ बना था कि आपको अगर याद हो कि वो उसको आसानी से याद रखने के लिए आप यूँ इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक जैसे केक की स्लाइस होती है जिसको आप पाए कहते हैं, तो केक की जो स्लाइस होती है वैसी बना लें आप एक, ठीक है ना, वो इस तरह का था। मगर उसमें क्या था, वो एक साइड से वो आप उसको इरेज कर दें, उसकी एज मिटा दें, और वहाँ पे भी आप वही उसी तरह से बाकी चीज़ जो बनी हुई है ना कर्व्स उसी से ड्रॉ कर दें उसको। जैसे ये फ्रंट कर्व है तो एक बैक कर्व बना दें, और ये लाइन है तो यहाँ पे भी एक लाइन बना दें, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि केक की स्लाइस है। सिलेंड्रिकल इस तरह का था। अगर सिलेंड्रिकल में आप याद करें तो सिलेंड्रिकल में जो ये लेंथ्स थी, यू प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर याद करें। ये जो हाइट थी ये दोनों ये जो फ्रंट वाले यानी कि इसके अंदर ये वाली लेंथ भी स्ट्रेट लेंथ है, ये हाइट थी उसमें भी डी जेड थी, ठीक है ना, जेड एक्सिस में जो लेंथ थी। फिर एक ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ या ये सामने वाली लेंथ या ये वाली लेंथ जो फ्रंट की तरफ लेंथ आ रही है, ये जितनी भी लेंथ्स थी ये सारी की सारी डी रो अमाउंट की थी। और ये जो फ्रंट कर्व्ड लेंथ थी, कर्व्ड लेंथ, वो थी रो डी फाई, आपको याद होगा हमने ये निकाली थी। अब जो हमारे पास सरफेस बनी है, सही है, वो जो कि ये वाला है, ये थोड़ा सा डिफरेंट बना है। स्फेरिकल में जो बना है वो सिलेंड्रिकल जैसा नहीं है, उसी का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है। देखें, अगर आप चेंज देखना चाह रहे हैं वो क्या है, ये देखें, ये डी जेड वाली ये जो लेंथ है ये स्ट्रेट है ना, बस फर्क क्या है, सिलेंड्रिकल में स्फेरिकल में यहाँ पे देखें वो वाली लेंस भी कर्व्ड है, पहले वो वाली लेंस फेयर थी, अब वो वाली भी कर्व्ड है। तो टेक्निकली सिर्फ स्ट्रेट लाइंस ये वाली हैं, ये जो ये बनी है, ये जो ये वाली बनेगी, ये वाली स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, तो टेक्निकली यूँ बनेगा, कर्व की शेप यूँ बन रही है कि ये लाइन यूँ है, ये लाइन यूँ है, ठीक है, और इसके आगे यूँ बना दिया कर्व मैंने, ठीक है। उसके बाद इसी तरह की एक लाइन पीछे की तरफ भी है, उसका कर्व यूँ है, और ये सामने वाला कर्व है, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा और नीटली ड्रॉ करता हूँ, प्रोबेबली जो मैंने ड्राइंग बनाई है वो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे जो मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ इतना अच्छा नहीं कर पा रहा। तो ये एक कर्व है, ये भी कर्व्ड है, और पीछे की लाइंस ये पीछे जा रही हैं, पीछे भी यही सिचुएशन है, कर्व है, कर्व है, कर्व है और कर्व है। तो ये वॉल्यूम बन। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मुझे 3 साइड्स की लेंथ्स चाहिए, तो जल्दी से उनको देखते हैं कैसे कैलकुलेट होंगी। मैं तीनों डायग्राम का फ़ायदा उठाऊँगा, इस वाली डायग्राम का भी, इस वाले का भी, इसका भी, ये तीनों लेंथ्स जल्दी निकालने के लिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि सारी लेंथ्स जो है मैं किसी डिफरेंट कलर में लिखूँगा, सारी की सारी लेंथ्स में किसी एक ही कलर ले लेता हूँ, उसी में लिखूँगा। तो सबसे पहले ये वाली लेंथ जो है, देखिए मुझे सिर्फ 3 लेंथ्स चाहिए, बाकी तो उन तीनों को मल्टीप्लाई करके निकल आएगा। तो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, ये लेंथ आपको पता है, ये डिस्टेंस जो है सिंपली वही डिस्टेंस है जो यहाँ ऊपर ये डिस्टेंस है लेंथ, और जो स्ट्रेट लीनियर डिस्टेंस है वो आपको इस टॉप व्यू से क्लियरली नज़र आ रहा है, वो डी आर है। तो ये वाली नीचे वाली लेंथ की वैल्यू है डी आर, या ये इस डायग्राम में देख लें तो ये जो स्ट्रेट लेंथ है इसकी वैल्यू है डी आर, जहाँ जहाँ ये स्ट्रेट लाइन्स हैं वो डी आर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फ्रंट कर्व के ऊपर। ये फ्रंट कर्व जो है, यानी कि ये टॉप व्यू में आए तो मैं इस वाली लेंथ की बात कर रहा हूँ, इस कर्व की लेंथ क्या है। तो इस कर्व की लेंथ निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ इसको अभी फ़िलहाल डायरेक्टली देख लें, बाद में फ़र्दर मैं इसको क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगा। ये जो फ्रंट कर्व लेंथ है इसकी वैल्यू है, क्योंकि फ्रंट कर्व जो है ये कर्व है, कर्व लेंथ आपको पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, यानी कि एंगल मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस, ठीक है ना, एंगल मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस। तो रेडियस इसका जो बनता है
वो बनता है r sin थीटा। इस कर्व का रेडियस आर साइन थीटा बनता है। अभी रुक जाएं, कैसे, अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं। और यहाँ जो एंगल बन रहा है आप देख सकते हैं वो डी फाई है, तो वो डी फाई साथ में आएगा। तो फ्रंट कर्व लेंथ, या यहाँ कह लें कि ये वाली जो कर्व लेंथ है वो आर साइन थीटा डी फाई है। यहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो ये वाली है आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। ये वाली भी यही है, ये दोनों फ्रंट वाली कर्व लेंथ ऐसी हैं। और ये जो ऊपर से नीचे वाली कर्व लेंथ है अब ये रह गई है खाली। ये आपको, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाली की बात कर रहा हूँ, इस वाली की, ठीक है। ये वाली कर्व लेंथ रह गई है। तो ये वाली कर्व लेंथ ज़्यादा आसान है, ये सिंपली आर डी फाई। अब गौर से देखें तो यहाँ से आपको ये नज़र आ जाएगी, सॉरी आर डी फाई नहीं है, आर डी थीटा है। तो ये वाली सिंपली आर डी थीटा है, क्योंकि यह नीचे अंदर एंगल डी थीटा बन रहा है और रेडियस जो है वो आर है। इसी तरह अगर मैं टॉप व्यू में तो ये नज़र ही नहीं आएगा ये वाली, ठीक है, यहाँ नज़र आ रही है फ्रंट व्यू में। ये जो ये वाली कर्व लेंथ है, ये वाली कर्व लेंथ जो है वो आर डी थीटा है। इस डायग्राम में कहाँ है, ये वाली कर्व लेंथ जो है ये आर, मैं इसको यूं करके यहाँ लिख देता हूँ, आर डी थीटा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये तीन सरफेस, तीन लेंथ्स हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रेट एजेस हैं ये डी आर है, यहाँ मैंने एक लिख दिया, ये डी आर है। ये जो ऊपर से नीचे आने वाले कर्व्स हैं ये आर डी थीटा है। और जो राइट टू लेफ्ट कर्व बन रहा है ये वाला या ये नीचे वाला, ये आर साइन थीटा डी फाई। और इस तरह से ये डिफरेंशियल वॉल्यूम बनता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका डिफरेंशियल वॉल्यूम का फार्मूला लिखें तो देन यू कैन ईजीली फाइंड दैट आउट बाय मल्टीप्लाइंग देम टुगेदर। अगर डिफरेंशियल सरफेस एरिया निकालना है तो अगर ये फ्रंट कर्व सरफेस का निकालना है या ये इस वाली कर्व सरफेस का निकालना है या ऊपर वाले कर्व सरफेस का निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द रिस्पेक्टिव टू साइड्स। तो मिसाल के तौर पे वॉल्यूम तो आपको पता चल गया, वॉल्यूम में बल्कि यहाँ लिख भी देता हूँ कि अगर आप इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो वो सिंपली इन तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें तो डिफरेंशियल वॉल्यूम बन जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा। मैं सब एक साथ करके फाइनल करके लिख रहा हूँ क्योंकि दो आर है ना, तो आर स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर डी आर डी थीटा और डी फाई उसी तरतीब में लिख देंगे हम, डी आर डी थीटा डी फाई, ये इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम बन जाएगा। डिफरेंशियल सरफेस एरिया निकालना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि खुद ही तीनों साइड्स का निकालें। ये जो फ्रंट कर्व है, कर्व सरफेस है, असल में इस डायग्राम के साथ इशू ये है कि इसकी सारी साइड्स कर्व्ड है, ठीक है ना। इसकी सारी साइड्स कर्व्ड हैं, कोई भी ऐसी साइड नहीं है जिसकी दो साइड्स फ्लैट हों। जैसे यहाँ था ऐसा नहीं था। सिलेंड्रिकल सिस्टम में एटलीस्ट ये वाली जो साइड थी ना जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाली साइड सिंपल सा ट्रायंगल, सिंपल सा रेक्टेंगल बनते थे जिसकी हाइट डी जेड थी और लेंथ डी रो थी। तो डी रो डी जेड मल्टीप्लाई हो जाते थे, सिंपल सा। सिर्फ फ्रंट वाला कर्व था और बैक वाला कर्व था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर क्योंकि क्योंकि दो लेंथ्स कर्व्ड हो गई हैं ना, ये फ्रंट वाला कर्व और ऊपर से नीचे आने वाला कर्व, इसकी वजह से सारे सर्फेसेस कर्व्ड ही बनेंगे, सारे सर्फेसेस कर्व्ड ही बनेंगे। इसकी आसान सी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि मेरे ख्याल से उनको भूख ज़्यादा लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये तो चलो एक सिंपल क्यूब है, ये जो है वो केक की पाए है, उसका एक पीस आपने खा लिया और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एक जब आप वाटरमेलन ख़रीदते हैं, तरबूज ख़रीदते हैं, वो जो डार्क ग्रीन कलर वाला होता है, तो तरबूज को जब ऊपर से बिल्कुल पीस काटते हैं स्क्वायर, तो जब वो पीस निकलता है बाहर, वो बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। फ्रंट भी कर्व्ड होती है, ये साइड भी कर्व्ड होती है, ये साइड भी कर्व्ड होती है, ये साइड भी कर्व्ड होती है, ठीक है। स्ट्रेट एजेस सिर्फ यहाँ होते हैं जहाँ जहाँ छुरी ने काटा होता है उसको सीधे लाइन में। उसके अलावा नीचे से भी वो कर्व्ड ही होगा अगर आप सही से काटें तो ये उस जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम है। डिफरेंशियल सरफेस और डिफरेंशियल लेंथ्स जो हैं वो फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को यूज़ कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।